तो जहाँ जरूरत लगेगा बोलने का बोलिएगा, और जहाँ लगेगा हंसने का सिर्फ दांत निकाल कर हंस लीजिएगा, आवाज कम निकालिएगा। ये बात तो है कि कॉमेडी के लायक यह पाठ है, और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा उसी अंदाज में सुनाएं जिस अंदाज में किसको बताना चाहिए। कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे, बस जब बुलाएंगे ना तो आ जाइएगा, और जो जिस रूप में है बुलाएंगे तो उसी रूप में आइएगा। अभी नहीं कि मफलर धर दिए, जैकेट खोल के धर दिया, अच्छा से पढ़ाएंगे तब तो गड़बड़ा जाएगा। इसमें कुछ लोग है जिसको हम पहले सिलेक्ट कर चुके हैं उस लायक, और जरूरत पड़ने पर यहाँ पर बुलाएंगे। तो देखिए अभी कहानी एक सुनाएंगे जिसका नाम है दही वाली मंगमा। इस कहानी को लिखा गया कन्नड़ भाषा में। अब देखिए कोई पूछे कन्नड़ भाषा होता है क्या, जैसे हम जिस क्षेत्र में भी रहते हैं वो क्षेत्र में कुछ न कुछ हम लोगों का खास भाषा होता है। यदि हम लोग भागलपुर क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पर एक तरह से कोई भी चीज लिखने का प्रयास करेंगे तो संभवतः हिंदी में हम लोग लिखना पसंद करेंगे। उसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा होता है, तो जो जिस क्षेत्र से होते हैं वो उसी भाषा में लिखना पसंद करते हैं। तो दही वाली मंगमा कन्नड़ भाषा में लिखा गया। क्यों? क्योंकि श्रीनिवास का जन्म बिहार क्षेत्र में नहीं बल्कि कर्नाटक क्षेत्र में हुआ, और कर्नाटक क्षेत्र में पूरा प्रचलित भाषा है, बहुत फेमस भाषा है कन्नड़। तो यदि आपसे कोई पूछे दही वाली मंगमा कैसी कहानी है तो कहिएगा कन्नड़ कहानी। कन्नड़ कहानी का मतलब कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। यदि कोई उड़ीसा भाषा में लिखा गया होता तो उसे हम उड़िया कहानी कहते हैं। यदि कोई गुजराती भाषा में लिखा गया है तो उसे हम गुजराती कहानी कहेंगे, पर इसे कन्नड़ भाषा में लिखा गया तो हम कह सकते हैं क्या, कन्नड़ कहानी। दही वाले मंगमा पाठ के रचनाकार है श्रीनिवास। श्रीनिवास के बारे में चर्चा करें तो खुद श्रीनिवास का भी इस पाठ में रोल है, और मेरा प्रयास पूरा तरह से रहेगा कि आपको जितना अधिक से अधिक हो अच्छा ढंग से समझाने का प्रयास करें। श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ है। इनको भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे अच्छा सम्मान मिल चुका है। यदि साहित्य के क्षेत्र में चर्चा करें तो सबसे अच्छा पुरस्कार होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, वह भी पुरस्कार इनको मिला हुआ है। इस कहानी को कन्नड़ भाषा में लिखा गया, लेकिन हम लोग तो कन्नड़ भाषा जानते नहीं है, और आपके किताब में जो दिया हुआ भाषा या पूरा हिंदी है, तो हिंदी में कन्वर्ट करने का श्रेय दिया जाता है B.R. नारायण को। कहने का तात्पर्य कि इसे लिखा गया कन्नड़ भाषा में श्रीनिवास के द्वारा, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट किनके द्वारा किया गया है, B.R. नारायण के द्वारा। तो यहीं पर एक ऑब्जेक्टिव आएगा, वह यह कि दही वाले मंगमा कहानी को हिंदी में अनुदित किसने किया, अर्थात हिंदी में अनुवाद किसने किया, कहिएगा B.R. नारायण ने। इसमें 4-5 लोगों का मुख्य रूप से रोल है। एक मंगमा, नजम्मा, माँ, रंगपा, श्रीनिवास और इनकी पत्नी का भी रोल है। इस कहानी में मुख्य रूप से मंगमा के बारे में चर्चा किया गया है। मंगमा वही मंगमा जो कि दही बेच करके अपना जीवन यापन करते थे। मंगमा के बारे में चर्चा करें तो मंगमा का घर अबलूर के निकट वेंकटपुर पड़ता है। मंगमा का घर कहाँ पड़ता है, अबलूर के निकट वेंकटपुर, और ये प्रतिदिन दही बेचने के लिए बेंगलुरु जाया करते थे। बेंगलुरु के बारे में चर्चा करें तो वह लगभग 3 मील दूर थे। कितने मील दूर थे? 3 मील दूर। तो यहीं से ऑब्जेक्टिव आएगा कि मंगमा के गांव का नाम क्या है, वेंकटपुर। किसके पास पड़ते थे, अबलूर के निकट। किनके निकट था? और मंगमा के बारे में चर्चा करें, यह बहुत दिन पहले से ही पान सुपारी खाया करते थे, और पान सुपारी खाते खाते पूरा तरह से आदत बन गए थे खाने का, और कहीं भी जाते थे तो अपने पास पान सुपारी नहीं रहने पर दूसरे से मांग करके भी खा लेते थे। और मंगमा के बारे में चर्चा करें तो मंगमा खास करके जब दही बेचने के लिए बेंगलुरु जाते थे तो बेंगलुरु जाने के क्रम में किसी के घर पर जाए अथवा न जाए, लेखक श्रीनिवास के घर पर जरूर जाते थे। किनके घर पर जरूर जाते थे? कारण यह कि जिस रास्ते से बेंगलुरु जाते थे मंगमा, उसी रास्ते में श्रीनिवास का घर पड़ते थे। वहां पर जा करके कहते थे दही लीजिए, तो फिर वहां से निकलते थे और दही बीच बीच में जब इच्छा करते थे श्रीनिवास के खरीद लेते थे, और श्रीनिवास को थोड़ा कम कीमत पर अच्छा दही दे देते थे। कौन?
मंगमा। और इसी तरह से धीरे धीरे करीब होते होते या फिर धीरे धीरे उनके घर पर जाते जाते काफी लगाव हो गए थे। अब अक्सर करके मंगमा श्रीनिवास के यहाँ कुछ समय रुक करके खुद श्रीनिवास से या फिर उनकी पत्नी से बात विचार कर लेते थे और धीरे धीरे काफी आपसी रिलेशन बनने लगे थे। किनके बीच? मंगमा और श्रीनिवास या उनके पत्नी के बीच। मंगमा के बारे में चर्चा करें तो दही बेचने का इसका चाल ही कुछ अलग थे अन्य लोगों से। यह जब दही बेचने के लिए बेंगलुरु जाते थे तो दही बेच ले जाने के क्रम में एकदम से हंडी जो होता था, हंडी आप लोग देखे हैं ना, दही का हंडी जो होते थे उसे एकदम से छोड़ करके चलते थे, बैठा लेते थे आराम से और फिर छोड़ करके इस तरह चलते थे कि देखने वाले देखते ही रह जाते थे। किनको? मंगमा को। और सुबह निकलते थे दही बेचने के लिए, शाम तक में दही बेच करके लौट जाते थे। ऐसे यदि दही के बारे में चर्चा करें, जैसे दूध का उठौना चलता है उसी तरह से दही का भी उठौना चलता था। लेकिन लेखक साहब ये कहते हैं कि शायद हमें नहीं लगता है कि बेंगलुरु में यह परंपरा रहा होगा। क्यों? क्योंकि मंगमा जब दही बेचने के लिए जाती थी तो वह घर घर में सुनाते हुए जाते थे कि दही ले लो, दही ले लो। फिर जिनका भी इच्छा होती थी लेने का लेते थे। इससे यह पता चलता है कि वो उठाना चलते नहीं थे। अब देखिए उठाना क्या होता है, जैसे प्रतिदिन इसके यहाँ 1 केजी देना है, इसके यहाँ आधा केजी देना है। दूध में शायद आप लोग गांव घर में देखे होंगे। खैर फिर से सुनिए, मंगमा एक औरत थी और इनके बारे में चर्चा करें, इनके पति इस संसार में नहीं थे। हम ये कह सकते हैं कि मंगमा एक विधवा औरत थी। मंगमा एक कैसी औरत थी? विधवा। मंगमा का घर कहाँ था? अबलूर के निकट वेंकटपुर। यह प्रतिदिन दही बेचने के लिए कहाँ जाते थे? अच्छा बोले, अबलूर से कितना दूरी पर बेंगलुरु पर? 3 मील दूर। 1 मील में संभवतः 1.5 किलोमीटर के आसपास आता है, 1.6 किलोमीटर ऐसे ही। तो 3 मील दूर का मतलब 4.5-5 किलोमीटर के आसपास पैदल जाते थे। अच्छा बताइएगा, मंगमा क्या खाने के शौकीन थे? पान सुपारी। जब दही लेकर के जाते थे ना, पान सुपारी इनके पास से खत्म हो जाते थे तो श्रीनिवास को ही कहते थे थोड़ा पान दीजिए, थोड़ा सुपारी दे दीजिए या फिर थोड़ा चूना दे दीजिए। कुछ न कुछ मांग लेते थे यदि नहीं रहते थे तो। यदि मंगमा के बारे में चर्चा करें तो मंगमा गाय और बैल पालने का काम करते थे। गाय और बैल। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आता है कि मंगमा क्या पालते थे। तो अब मुख्य रूप से कहानी पर आते हैं। ऐसे ही दही बेचते बेचते एक दिन की घटना घटता है, वह यह कि मंगमा की जो बहू थी, मंगमा की बहू, उनका नाम नजम्मा थे। क्या थे? नजम्मा। नजम्मा के बारे में चर्चा करें तो नजम्मा को एकमात्र लड़का था, छोटा सा। अच्छा बताइए, नजम्मा का लड़का मंगमा के लिए कौन लगा? पोता। और मंगमा को बस एक ही पुत्र है और उनका जो विवाह हुआ है उन्हीं के पत्नी का नाम है क्या? नजम्मा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं मंगमा की पुतहू है। कौन? नजम्मा। मंगमा की पुतहू कौन है? नजम्मा। अच्छा एक मिनट, हेलो सुनेगा, आप लोगों को समझाने के लिए कुछ समय के लिए हम मंगमा का रोल करते हैं और इनको देते हैं नजम्मा का, और लगती भी है नजम्मा के। इसको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझेगा, यह मेरी पुतहू है। देखिए एक मिनट, शर्माती भी है थोड़ा थोड़ा। आपको इनको हम पुतहू बनाए और इनका हम यदि सास मुंह बनते हैं तो थोड़ा हमें भी कुछ सुनेगा। सुनेगा, एक दिन हुआ यह कि थोड़ा रिलेशन के बारे में फिर से बता दें। थोड़ा सा हम मंगमा का रोल कर रहे हैं और ये नजम्मा है, एक तरह से मेरी कौन?
और इनके छोकरे बेटा, तो बोले मेरे लिए ये कौन हुआ। एक दिन किसी कारणवश इन्होंने अपने बेटे की पिटाई की, इन्होंने अपने बेटे की पिटाई कर दिया। सुनेगा, हेलो, अब सुनो, जब इनको हल्का हल्का शो करना है फिर से, जब इनको पीट रहे थे ना, तो सुनेगा, जब इनको पीट रहे थे तो मंगमा अर्थात हम देख ले, तो फिर आकर के आकर के कहते हैं हाय रे राक्षसी, नहीं मिस्टेक हो गया, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से भोले भाले पोते को काहे पीट रही है। तो एक मिनट फिर से सुनिएगा, जब नजम्मा के द्वारा अपने बेटे को पीटा जा रहा था, वो अपने बेटे को पीट रहे थे, तो मंगमा देखते हुए कहते हैं क्यों रे राक्षसी, तुम इस भोले भाले नन्हा सा बच्चे को काहे पीट रही है। और इसी बीच मंगमा और नजम्मा के बीच, तू में हो गया, तू मतलब तो हम्मा। तो इसके कारण से दोनों के बीच खूब विवाद हुआ, और विवाद होने के कारण से मंगमा जो है उन्होंने कह दिया कि आने दे महाराजा को, उसके बाद तुमको हम सबक सिखवाते हैं। अच्छा बोले, जैसे मंगमा के द्वारा कहा गया कि आने दे महाराजा को, उसके बाद तुमको सबक सिखवाते हैं। महाराजा का मतलब इनके कौन, पति। ये कहता है कि इससे हम लंबा नहीं है, तो क्या हुआ। सुनेगा, एक मिनट, हेलो, आप लोग झगड़ती है उधर, ध्यान दीजिए, सुनिए, इधर देखिएगा। मंगमा और नजम्मा के बीच जब खूब विवाद हुए, तो मंगमा कह दिए कि आने दे महाराजा को, उसके बाद तुमको सबक सिखवाते हैं। तो जब महाराजा अर्थात इनके पति और मेरा कौन है, तो मंगमा की दृष्टि से बता रहे हैं, सुनेगा, हेलो, जब आए तो कहा, मंगमा देखते ही इनको कहा, देख भैया, तेरी जो पत्नी है ना, हमसे खूब जवान नहीं जुबान, एक मिनट, खूब हमसे जुबान लड़ाती है, और इसे समझाओ, सबक सिखाओ। तो फिर पता है बेटा अपने मां का पक्ष न लेकर के किनका पक्ष ले लिया, किनका। और थोड़ा सा देखिए ना, आना चाहिए मेरे तरफ खड़ा होने के लिए, उसी के तरफ। सुनेगा, तो यहाँ पर एक मिनट, नहीं सुनिए, तो अच्छा आप लोग बताइएगा, बेटा ने किसका पक्ष ले लिया, अपनी पत्नी का। और यहाँ पर बहुत दुख हुआ मंगमा को, इनको लगा एक तो पुतहू अलग है, अलग टाइप का है, और दूसरा नंबर में बेटा भी मेरे साथ नहीं है। तो फिर से थोड़ा शॉर्टकट में समझाते हैं। पोता को थोड़ा पीटा जा रहा था नजम्मा के द्वारा, बहु नजम्मा के द्वारा, इसलिए मंगमा आते हैं और उसे रोकने का प्रयास करते हैं, और इसी बीच लेकर के मंगमा और नजम्मा के बीच विवाद हो जाते हैं। फिर मंगमा शिकायत करते हैं अपने बेटे के पास, अर्थात नजम्मा के पति के पास। लेकिन उनके जो बेटे हैं, मंगमा के बेटे और नजम्मा के पति, वह किनके तरफ पक्ष लेते हैं, किनके तरफ, पत्नी के तरफ। और एक मिनट, पत्नी का पक्ष लेते हुए, अभी हम पतली बोलते हैं,
पत्नी का पक्ष लेते हुए कहा कि माँ अपने बेटे को नहीं पीटेगी तो फिर किनको पीटेगी। यही कहते हुए थोड़ा सा वह भी उनके तरफ हो गए और यहीं पर मंगमंग कहे कि ऐसे यदि तुम भी करोगे तो घर कैसे चलेगा। तो उनका जो बेटा था वह कह बैठे कि यदि तुमको लगता है माँ कि हम अलग हो जाएंगे, अलग हो जाओ, हमें से कोई दिक्कत नहीं है। कहा कि ठीक है, हम अलग ही होकर के रहेंगे। और फिर उस दिन दही बेचने के लिए आ जाते हैं और जब वहां से आ करके घर, थोड़ा सा जाइए ना, सुनेगा। मंगमा दही बेचने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब दोपहर के वक्त घर लौट करके आते हैं तो इन्होंने देखा कि नजम्मा जो बहू है उन्होंने मंगमा के लिए दोपहर के समय में रागी अलग कर दिए हैं। एक हंडे में रागी दे दिए हैं, एक हंडे में चावल, नमक, मिर्च, जितना भी चीज देना था अलग करके रख दिया गया था। किनके द्वारा? नजम्मा के द्वारा। इससे यह पता चल गया मंगमा को कि आप नहीं चाहते हैं नजम्मा कि हम उनके साथ रहें, और यह भी सोच ले कि अब क्या करेंगे, अब तो हमें अलग ही रहना पड़ेगा। खैर दुख हुआ, लेकिन फिर भी इनको लगा कि क्या करेंगे, बिना दही बेचे तो मेरा घर परिवार या खुद को हम ठीक से चला नहीं पाएंगे। और पता है पहले के एक वाक्य बताते हैं जो कि थोड़ा सा छोटा है। वह यह अभी कुछ देर पहले बताए थे, दही बेचने के लिए जब भी मंगमा जाती थी बेंगलोर, तो वहां पर जाने क्रम में किनसे मिल लेते थे? श्रीनिवास के पास बैठ करके अपने दुख सुख की बातें कर लेते थे और श्रीनिवास भी कुछ अपने बारे में उनको बता देते थे। ऐसे ही चलते रहा और एक दिन यह भी घटना घटा था कि मंगमा जो है दही ले करके बेचते क्रम में जा करके श्रीनिवास जी के घर के पास कहते हैं दही लीजिए। तो उसी दिन श्रीनिवास के एक छोटे से लाडला था, छोटे सा बेटा, और वह आ करके मंगमा के पास कहते हैं कि दो हमको दही। मंगमा क्या कर रहे थे? दही ले लीजिए। तो छोटा सा जो लाडला था किनके? श्रीनिवास के। वह आ करके क्या कहते हैं? हमें दो दही। एक थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा इसमें है, कोई ज्यादा विशेष है नहीं। और लेखक की पत्नी का रोल, आइए इधर, इनको सौंपते हैं। बहुत अच्छा रोल है और हमें लगता है कि देख करके ये सुन करके हंसी तो आएगा ही। और यह इनके छोटे से लाडले है। तो एक दिन की बात है जब दही बेचते हुए, सुनेगा यहाँ पर आना है आपको, दही बेचते हुए मंगमा जाते हैं श्रीनिवास के घर पर और कहते हैं दही ले लीजिए। तो इनके जो लाडले हैं श्रीनिवास के जो बेटे हैं वह हाथ फैला करके कहते हैं दो हमको दही। बोले दो हमको दही। तो मंगमा अपने हंडी से अच्छा सा दही निकाल करके इनके हाथ में रख देते हैं। एक मिनट, हमेशा ताले नहीं बजाना। ध्यान दीजिएगा, मंगमा दही बेचते हुए जाते हैं और कहते हैं दही ले लीजिए। किनके घर के पास? श्रीनिवास के पास। तो श्रीनिवास के जो लाडले थे, श्रीनिवास के बेटे, हुआ हाथ फैला करके कहते हैं दो हमको दही। बोलिए श्रीनिवास के साथ, दो हमको दही। तो मंगमा प्यार से अच्छा सा दही निकाल करके इनके हाथ में देते हैं और यह कहते हुए, सुनेगा, यह कहते हुए दही देते हैं कि जाओ अपने घर से किसी को भेजो दही लेने के लिए। और इतने ही देर में श्रीनिवास की पत्नी और इस लाडले के माँ आ जाती है। लेखक की पत्नी आती है तो उनको देख करके कहते हैं तूने तो सोना जैसा छोरा पैदा किया है, नहीं सोना जैसा बेटा पैदा किया है, हम छोरा बोल दिए। तो
एक ना सुनिए, एक पूछा जाएगा प्रश्न, एक प्रश्न पूछा जाएगा, किसने कहा कि तूने सोनो जैसा बेटा पैदा किया? मंगमा ने। किनको? लेखक की पत्नी को। और यह थोड़ा सा मुस्कुराए कि वाह कितना मेरा तारीफ किया गया। और यहीं पर सुनेगा, आज अब सुन लीजिए, आज जो यह इसी जगह पर लेखक की पत्नी को मंगमा यह समझाते हुए कहते हैं कि आप भी थोड़ा घर में अच्छा से हीट फीट पहन करके रहा कीजिए, और यदि आप ठीक ठाक से पहन करके कपड़ा उपड़ा नहीं रहते हैं, अपने पति के सामने ठीक ठाक नहीं दिखते हैं, तो हो सकता है कहीं आपके पति का मन बदल ना जाए। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मंगमा के जो पति थे वो थोड़ा सा दूसरे चक्कर में पड़ गए थे, भले आखिरी में वह जाकर के मर गए हो, लेकिन थोड़ा सा अलग। और मंगमा कहते थे कि शायद उनको कोई टोना टोटका कर दिया था। तो इसलिए लेखक की पत्नी को यह हिदायत देते हुए कहते हैं कि जितना अच्छा से अच्छा हो सके सुंदर सुंदर कपड़ा पहनिए और एकदम हीट फीट में रहिए, और खास करके शाम में अपने पति को इस तरह से दिखाइए कि उनको लगे कि वह मेरी पत्नी है यार। तो अच्छा बोले, या बातें लेखक की पत्नी को किसने बताया? कि आप थोड़ा ठीक ठाक से रहा कीजिए। फिर ऐसे ही अब यह सीन खत्म हो जाता है। अब वह सुनेगा, हेलो, बातें नहीं। और हमें उम्मीद है कि यहाँ का जो एक दृश्य होगा इसमें हल्का फुल्का हंसी आएगा। देखिए अब दृश्य क्या है, इधर मंगमा को घर से अलग कर दिया गया है, किनके द्वारा? नजम्मा के द्वारा। अब दही बेचने के लिए आते हैं और अपने दुख को सुनाते हैं, पर मंगमा को अब ऐसा लगने लगा था, अब मेरे पास नो तो मेरा बेटा है, नो ही मेरी पतहू है यानी कि पुतहू, और नो ही मेरा पोता है। अब जो मेरे पास पैसा है या फिर जो भी दही बेचने, इस पैसे को क्या करेंगे? इनको लगा क्यों ना हम अपने शरीर की पहनाव श्रृंगार पर ध्यान दें। देखिए पहनाव श्रृंगार, यहाँ पर मंगमा को सोचना चाहिए कि मेरे पति संसार में है या नहीं है, लेकिन फिर भी इनको लगा कि अब कुछ न कुछ अलग चलना चाहिए। अब दुख करने से क्या मिलेगा? अब जो भी कमाएंगे वह सारा पैसा अपने शरीर के ऊपर लगाने का प्रयास करेंगे। तो यही सोचते हुए एक दिन लेखक की पत्नी जो है उनको यह पूछते हैं, और याद रखिएगा लेखक की जो पत्नी थी ना वो बहुत अमीर घर के थे, और वह कपड़ा जो पहनते थे, ब्लाउज जो पहनते थे, मखमल का पहनते थे। किसका? मखमल का। सुनेगा, याद रखिएगा, एक प्रश्न आएगा कि मंगमा ने किनको देखे थे मखमल का ब्लाउज पहने हुए? लेखक की पत्नी को। तो मखमल का ब्लाउज देखते हुए ये कहते हैं कि आप इतना सुंदर मखमल की ब्लाउज बोलेगा मखमल का ब्लाउज पहने कौन थे? और ब्लाउज को देख करके कहते हैं कि यह मखमल का ब्लाउज कितने में खरीदे हैं? देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर वह उनकी जो पत्नी थे, श्रीनिवास की पत्नी, वह बताते हैं कि मखमल का ब्लाउज 7-8 रुपयों में आ जाता है। कितने रुपयों में? क्या आपको भी खरीदना पहनना है? तो उन्होंने हाँ कह दिए। तो बता दिए कि वहां पर जाइएगा और फिर आप बनवा लीजिएगा। तो उसी दिन शाम के वक्त में एक दुकान में जाते हैं और मखमल का
कपड़ा खरीद करके उन्हीं के यहाँ सीने के लिए दे देते हैं, और फिर अगला दिन एकदम से हीट फीट में चलने लगती है। कौन? मंगमा। और सिर्फ ब्लाउज ही नहीं बल्कि वो जैकेट भी हीट फीट बहुत अच्छा क्वालिटी का पहनने लगे थे। जैकेट जिसको हम कहते हैं। कोई पढ़े हैं क्या? नहीं सरकार, ठंडी का नहीं, वह जो आता है जैकेट, क्या कहते हैं, शादी विवाह में लोग यूज करते हैं। ब्लेजर नहीं, प्लाजो बोल दीजिए। मफलर है किसी के पास क्या? मफलर किसी के पास है, दीजिए। हाँ, काला जैसा है, वैसे नहीं ठीक है। एक मिनट, ऐसा नहीं। एक मिनट, यह देसी टाई है। यह देसी क्या है? इसको टाई समझिएगा। अभी हम समझाए थे कि मंगमा अब धीरे धीरे एकदम अच्छा से क्वालिटी कपड़ा पहनने लगे थे, और लोगों का ध्यान एकदम, हर एक लोगों का ध्यान मंगमा की ओर जा रहे थे, और हर एक जगह पर तारीफ प्रशंसा मंगमा के क्या जाने लगा था। वह इसलिए क्योंकि मंगमा पहला नंबर में एक वृद्ध औरत है, दूसरा नंबर में इनके पति नहीं है, तीसरा नंबर में घर से इन्हें थोड़ा अलग कर दिया गया है, फिर भी एकदम हीट फीट में चलने लगे हैं। लोग यही नहीं सोच पा रहे हैं कि इनका पति भी नहीं है और यह वृद्ध भी हो चुकी है, तब इतना सच धज करके चलना क्या जरूरी है। जबकि मंगमा का मानना था कि अब हम पैसे को रख करके क्या करेंगे। तो एक दिन मंगमा के ही गांव के पढ़े लिखे लोग से इनका मुलाकात होता है। एक लड़का था मंगमा के ही गांव के पढ़े लिखे, वह अपने गले में टाई लगा करके घूम रहे थे। क्या टाई? कारण यह कि शहर से पढ़ करके आए थे, और शहर सब में रहने वाले लोगों का थोड़ा स्टाइल बदल जाता है। तो मंगमा को देख करके इन्होंने थोड़ा सा अलग से ठाका मारते हुए कहा कि वाह मंगमा, कितना महंगा जैकेट और कितना सज धज करके चलने लगी है। अब क्या बात है, इतना वृद्ध हो गई है फिर भी इतना सज धज करके कहाँ जाएगी अब। तो फिर मंगमा को काफी गुस्सा आ गए। क्यों? क्योंकि या तो बोल करके हंस पड़े, बाकी बात दो चार लोग जो साइड में थे वह भी हंसने लगे, पूरा ठहाका मारने लगे। तो मंगमा गुस्सा करके कहती है, वह हमको तुम कहता है कि तुम हीट फीट होकर के कहाँ जा रहे हो, और तुम ये फसरी लगा करके कहाँ जाओ। फसरी किसको बोला? टाई को। ये फसरी लगा करके अपने आप को क्या समझते हो। और इनका भी जैसे के तैसे कर दिए। कौन? मंगमा। ये बेचारा फिर चुपचाप यहाँ से निकल पड़े। तो सुनेगा एक मिनट। अब एक ऐसे प्रभाव पर आते हैं जहां से कि आपको एक प्रश्न भी आएगा। हेलो, हेलो सुनेगा? सुनिए, हेलो, यह है रंगपा और मंगमा के ही गांव के एक मन चले आदमी है। मन चले समझते हैं ना, जो इधर उधर देखने के चक्कर में रहता है। देखना, मन चले आदमी है और यह कभी कभार जुआ उआ खेलते हैं। अपने कामों पर न ध्यान दे करके दूसरे लोगों पर ध्यान देना अधिक पसंद करते हैं। और सुनेगा, इनको जब यह पता चला कि मंगमा अब अपने पुतहू से, अपने बेटे से अलग रहने लगे हैं, अब मंगमा पूरा हीट फीट में चलने लगे हैं, उनके पति भी नहीं है, तो इनको लगा कि शायद यदि धीरे धीरे हम मंगमा को अपनी ओर खींच लें तो उनका पैसा जो भी है आमदनी वाला वह
हमको मिलने लगेगा धीरे धीरे, और बाकी बात धीरे धीरे मंगमा को भी हो सकता है हम अपना बना ले। कौन ये बातें सोचने लगे? रंगपा। तो सुनेगा, सुनिए, हेलो सुनिए, अभी देखिएगा ना, मजा आएगा। अब शाम तो एक दिन मंगमा दही बेच करके आ रही थी। इन्होंने देख करके कहा, क्या हाल है मंगमा, क्या हाल है? मंगमा को ऐसा लगा कि रंगपा कभी हमसे बोले नहीं थे, बात नहीं किए थे, लेकिन आज वह पूछ रहा है क्या हाल है मंगमा। तो मंगमा भी गुस्सा करके कहती है थोड़ा अलग टाइम में, बड़ी रंग में लग रहे हो रंगपा। सुनेगा, बड़ी रंग में लग रहे हो रंगपा, क्या बात है? तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं सरकार, आप हमें डूबते डूबते बचा लिए। चलिए सही है, यह है रंगपा। और रंगपा मंगमा के ही गांव के एक ज्वारी वारी टाइप का व्यक्ति था, और यह एक तरह शौकीन भी माना जाता था, जैसे जुआ खेलने का, उसके बाद इधर उधर घूमने का, और थोड़ा सा अपने कुछ अलग नजरों से दूसरे को देखने का। तो एक दिन मंगमा को देख करके रंगपा ने कहा, हमें कुछ कर्ज चाहिए, हमें कुछ पैसे चाहिए कर्ज के रूप में, और हम रागी बेचते ही आपको पैसा रिटर्न कर देंगे, जितना भी आपका होगा पैसा। पर मंगमा ने ये कहा कि मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। पर रंगपा ने खूब कहे कि हम पर भरोसा कीजिए, हम पैसा दे देंगे, पर नहीं माने, और अंत में यह भी बोल दे कि हमें पता है कि आपके पैसा है अथवा नहीं है, और कहां पर पैसा रखते हो। तो इस तरह से अब धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगे थे मंगमा के। और यह सारा बात या जो भी कुछ वाकया घटते थे मंगमा के साथ, वह घटना सुनाते थे श्रीनिवास को या उनके पत्नी के पास जा करके। ऐसे ही चलते रहा। रंगपा कहीं न कहीं अब अक्सर करके मिलने लगा था, कहीं पर खैनी मांग लेते थे, कहीं पर और कुछ। तो एक दिन की वाकया है, सुनेगा, एक दिन का बात है, वेंकटपुर आने वाले रास्ता के पास में ही एक कुआं था। उस कुएं का नाम था अमराई का कुआं। क्या नाम था? अमराई के कुआं पर बैठे रंगपा ने अपने और मंगमा को बुलाए। किनको बुलाए? मंगमा को। और जैसे इनके पास आते इन्होंने हाथ पकड़ लिए। क्या पकड़ लिए? हाथ। और पता है, हाथ इतना जोर से पकड़े कि जितना जोर से कि इनके पति भी कभी नहीं पकड़े होंगे। कौन हाथ पकड़े थे? और एकदम बड़ी मजबूत है। किसी तरह से सुनेगा, किसी तरह से हाथ छुड़ा करके कहते हैं कि रंगपा आज बड़ी तुम रंग में लग रहे हो, आज बड़ी तुम रंग में लग रहे हो। तो फिर नो सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हुआ, सुनेगा, पता नहीं रंगपा है एकदम वो पाने लग रहे हैं। हेलो, थोड़ा सा यहाँ पर डायलॉग का टूट गया। एक बार और, एक तरह से मैंने कि फिल्म शूटिंग हो रहा है और थोड़ा सा मिस्टेक होता है, फिर से करवाया जाता है ना। आज बोलेगा रंगपा किस कुएं पर बैठा होगा? अमराई के कुएं के पास। और रंगपा आवाज लगाते हैं कि मंगमा इधर आओ। तो मंगमा इधर आ गए, और जब आए मंगमा इनके पास, तो रंगपा मंगमा को देख करके कहते हैं, आज कितनी तुम
खूबसूरत लग रही हो। आज कितनी तुम खूबसूरत। अरे रंपा आज बड़ी रंग में लग रहे हो, बात क्या है? बस इतने में ही इन्होंने हाथ पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? किसी तरह से अपने हाथ को छुड़ा करके यहाँ से निकले। और पता है अगला दिन जा करके लेखक की पत्नी को सब बातें बताए। क्या कि देखिए अब तो मेरा जीना मुश्किल हो गया है, हम कैसे अब रहे घर में, नो तो हमें बहू नो ही बेटा रखना चाहते हैं, और पोता जो है वह भी चोरी चुप के मेरे पास अब आते हैं और अंगने ही नहीं देते हैं उनके माँ। और अब तो इधर रंगपा भी मेरे पीछे हाथ धो करके लग चुका है। हर समय रंगपा मेरे ही आगे पीछे फिरते रहते हैं। रंगपा के बारे में चर्चा करें तो रंगपा मंगमो से, यहाँ पर एक प्रश्न आएगा कि रंगपा मंगमो से क्या चाहते थे, तो कहिएगा रंगपा मंगमो से धन दौलत कुछ रुपये पैसे चाहते थे, और इनका नजर थोड़ा ठीक नहीं था। इसलिए हम कह सकते हैं कि मंगमो के इज्जत को भी थोड़ा आप हेलो रंगपा मंगमो से धन दौलत के साथ साथ उनके इज्जत प्रतिष्ठा को भी नष्ट करना चाहते थे। तो इसी तरह से सुनेगा, यह सब वाक्या या जो भी कुछ वाक्या घटा वहां पर बताए थे किनको? श्रीनिवास की पत्नी को। अब चले जाइए, सुनेगा हो जाए एक बार। सुनिए, सुनिए श्रीनिवास की, एक मिनट, अब आखिरी चरण पर श्रीनिवास की पत्नी को यह सारा वाक्य सुनाते हैं। उनकी जो पत्नी थी, सुनिए सरकार, उनकी जो पत्नी थी वह कहते हैं कि यदि ऐसा बात है तो अपने बेटे बहू के साथ मिल जाओ, उनके पास यह सब बातें कहो कि मेरे साथ साथ यह घटना घट रहा है। तो उन्होंने कहा कि यदि यह सब बात हम सुना दे पुतहू को तू तो और बवाल मचा देगी। और एक वाक्य छूट गया था, एक दिन नहीं, अब इनको लगा कि यदि यह सब सुना देंगे तो और बवाल मच जाएगा, इसलिए नहीं बताना चाहते थे अपने पुतहू को। लेकिन पुतहू भी धीरे धीरे ये सब बातें जान चुके थे। अब इधर इनको टेंशन होने लगा कि मेरे पास जो भी कुछ पैसे हैं कहीं रंगपा लेकर के भाग न जाए। इसलिए सुनिए, इसलिए मंगमा एक दिन श्रीनिवास की पत्नी को कहती है कि माँ जी आप ही मेरे पैसे को जमा कर दीजिए, जब हमें जरूरत पड़ेगा तो आपसे आपके यहाँ आकर के उठा के ले जाएंगे। कहा कि ठीक है, हम पूछेंगे अपने पति से, उसके बाद बताएंगे। अगला दिन मंगमा अपने साथ पैसे ही लेकर के आ गए, सारा पैसा पुटरी में। और वहां पर जब देने लगे तो कहा गया श्रीनिवास की पत्नी के द्वारा, हम तो अभी पूछना ही भूल गए हैं, हम पूछे नहीं है और इसलिए हम अभी पैसा नहीं ले सकते हैं, जाइए अगला दिन पूछ करके रखेंगे तो फिर हम आपको बोल देंगे। अब इनको यह भी डर लगने लगे कि यदि कहीं फिर रंगपा मिल गया तो पैसा कहीं गुम ना हो जाए, वो छीन ना ले, और उसे टोकरी में रख लेते। और एक दिन के वाक्य और छोटा है, टोकरी में अक्सर करके कुछ न कुछ हंडी में घी, दही के हंडी में या टोकरी में जो भी कहिए, उसमें कुछ न कुछ पोते को खाने के लिए ले जाते थे। एक दिन ले जाते क्रम में कौवा ने उसका दुनिया ही लेकर के उड़ गया था। तो जब उड़ा था ना, इनको पूरा लगा था कि आज क्या हो गया, और इनके लिए मंगमंग के लिए एक तरह से अपशगुन लगने लगा। इनको लगने लगा कि अब यदि हम घर जाते हैं तो कुछ बड़ा खतरा या घटना घट सकता है। जैसे कि रोड पर चलते हुए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बिल्ली इधर से उधर हो जाए तो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट सकता है। पर उसी तरह से इनको लगा कि कौवा लेकर के उड़ा है कुछ दुनिया, तो इसका मतलब कुछ दुर्घटना न घट जाए। आकर के बताए थे श्रीनिवास की पत्नी, देखिए ना आज ऐसा ऐसा हो गया। तो कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, सब झूठ है, जाओ हंसते खेलते हुए घर चले जाओ। तो फिर घर आए, लेकिन वहां पर जो बता रहे थे पैसे नहीं लिए, और आज जब घर आने लगे तो इनको डर था कि कहीं रंगपा न मिल जाए। खैर घर आए और यह सब बातें रंगपा के बारे में जो घटना घटा था रंगपा और मंगमंग के बीच, यह सब बातें किसी तरह से जान चुके थे। कौन? बहू नजम्मा। अब इनको लगने लगा
अब इनको लगने लगा कि यदि हम अब अपने पुतोहू को सास को मंगमो को नहीं मिलाए अपने में, कहीं हो सकता है रंगपा की ओर मंगमो न चला जाए या फिर इनका पैसा न ले ले। और इनको लगने लगा था कि अब सास को अपने में मिला लेना चाहिए। थोड़ा तेजी संसो और आइए तो मेरी पुतोहू आइए, थोड़ा सा थोड़ा जल्दी से। लाठी नहीं लिए, आइए। सुनिएगा, अब नजम्मा ये सोचने लगे किसी न किसी तरह से अपने सास मुंह को मिलाएंगे। मिलाने के लिए इन्होंने एक दिन झूठ फूट के इसको पीट दिया और अक्सर करके वो आ जाते थे किनके पास, दादी के पास। और आपको मेरे पास आ जाना है। एक दिन सुनिए, सास को मिलाने के लिए नजम्मा ने अपने बेटे को जानबूझ करके पीटा और कहा दिया कि बेटा जैसे मारेंगे ना, रोते रोते अपने दादी के पास चले जाओ। सुनेगा, रोते रोते किनके पास चले जाना, रोने का डायलॉग मारिए। और ये भी रोते रोते दादी के पास आते हुए, चुप हो बेटा, दादी के पास आ गए और कहने लगा कि दादी अब तुम मत डरना, अब हम तुम्हारे साथ हैं। अब तुम मत डरना, अब हम तुम्हारे साथ हैं। अब कुछ भी होगा किसी से नहीं डरना है। तो ये कहते हैं बीते भर की छौरा, मंगो कहते हैं बीते भर की छौरा तो हमें सहारा देने आया है। खैर यह सोच लेते पूरा तरह से हम अब दादी को छोड़ करके नहीं जाएंगे। अब अगला दिन हुआ और रात भर पूरा महाभारत मचाई थी पुतोहू। एक ही पोता यानी कि इनका बेटा जो आ गया थे किनके पास, दादी के पास। दादी मंगमो को यह बात पता नहीं था कि जो बुझ करके इसे पीट करके इधर भेजा है, लेकिन यह चाल था और रात भर ही तमाशा किए। मंगमो को लगा कि अब किसी तरह से मिलना चाहिए। खैर अगला दिन हुए दही बेचने के लिए जब जाने लगी कौन, मंगमो, तो इनका पैर ही ऐसे पकड़ लिया गया। कहने लगे दादी हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ, हम घर में नहीं रहेंगे अकेला। कहे कि नहीं पता, तुम घर में रहो, शाम में आएंगे तो बुलबुल्ला लाएंगे। फिर भी नहीं माना और एक मिनट पूरा शोर मचाने लगा। इसकी जो माँ है वह भी आकर के समझाते कि नहीं जाओगे तुम, फिर भी नहीं मान रहे थे। सुनिए, फिर इनके जो पिताजी थे वह भी आकर समझाए पर नहीं माने। अब लगने लगा कि अब हम क्या करें क्या नहीं पता नहीं, हम यदि इसको ले जाएं तो ले जाएं कैसे। और अक्सर करके बच्चे को देखिएगा, कहेगा मम्मी हमरा ले चल ना, गोदी पे नहीं चढ़ो, लेकिन थोड़ा दूर जाएगा उसके बाद कहेगा गोदी अब लो। तो मंगमो को लगने लगा कि जब उधर रास्ता में ही रोएगा, 1-2 किलोमीटर थोड़े ना है, 4.5 किलोमीटर के आसपास है, यदि रोने लगेगा तो एक हाथ में हंडी और एक हाथ में इसको कैसे पकड़ेंगे। अब इनको इस बात का टेंशन होने लगा। उसी तरह मंगमो ने नजम्मा को देखा और नजम्मा ने इनके तरफ और घुटुर घुम होकर के दोनों मिल गए। और मिलने के बाद फिर इन्होंने यह फैसला लिए कि अब आप दही नहीं बेचेगा, अब हम दही बेचेंगे। थोड़ा संक्षिप्त में कर रहे हैं, टाइम काफी हो चुका है। अब दही आप नहीं बेचेगा, हम बेचेंगे। और अगला दिन इन्होंने दही की हंडी अपने सिर पर लिए और मंगमो अपने पोते को गोद में उठा करके आगे 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 मंगमा अपने पोते को लेकर और पीछे पीछे नजम्मा दही को लेकर के जाने लगे। और सुनिए, हाँ, सबसे पहले गए इनके घर पर, लेखा के घर पर, और जा करके ये खुशखबरी बताए कि आज हम सब मिल गए हैं। ऐसा के जो भी होगा आगे बताएंगे।